दोस्तों, आप सब जानते हैं कि बिहार बोर्ड की 12वीं की परीक्षा की शुरुआत हो चुकी है और साथ ही साथ फरवरी का महीना भी शुरू हो चुका है। ये वो आखिरी महीना होता है, इसके बाद नए सेशन की शुरुआत होती है। जो बच्चे 10वीं 11वीं 12वीं क्वालिफाई करते हैं, 10वीं 12वीं, आने वाले वक्त में उन्हें फिर नई जगह एडमिशन लेना होता है। ऐसे में कुछ लोगों को ये तलाश होती है कि कोई लंबा करियर चुने, कुछ ये सोचते हैं कि कुछ ऐसा करियर की तलाश की जाए जहां से उन्हें बहुत जल्द सफलता मिल जाए। आधुनिक दौर है, मॉडर्न ज़माना है और इन ज़माने में सबसे बड़ी बात यह है कि वो दौर चला गया जब लड़के 30 साल 35 साल की उम्र के बाद ये सोचते थे कि अब कमाना है। अब नई उम्र है, नई उमंग है और इस नई उम्र में ये देखा जाता है कि बच्चे 20 22 24 25 साल के बाद अपना पैसा कमाना चाहते हैं। ये बहुत अच्छी बात भी है और इस अच्छी बात को पूरा करने के लिए, इस ख्वाब को पूरा करने के लिए लोगों के पास सही सलाह, लोगों के पास सही मोटिवेशन होने की ज़रूरत है। ऐसे में आज हमारे साथ एक शख्स हैं। संदीप यूनिवर्सिटी का आपने नाम सुना होगा। एक जाना माना विश्वविद्यालय है जो पूरे हिंदुस्तान में जाना जाता है। उसी यूनिवर्सिटी का एक कैंपस जो है वो मधुबनी ज़िला के सिजौल में भी है और वो काफ़ी चर्चित है। ऐसे में हमारे साथ पंकज कुमार चौधरी जी हैं, क्लस्टर मैनेजर हैं मधुबनी ज़िला से और अभी हमारे स्टूडियो में पहुंचे हैं। हम इनसे खास बातचीत करेंगे कि आखिर किस तरह से जो नई पीढ़ी के बच्चे आज 10वीं 12वीं पास कर रहे हैं, आने वाले वक्त में वो किस तरह से अपने एजुकेशन को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज जी, जो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा वो ये कि जिस तरह से आप तमाम लोगों ने देखा है, जब आपने 12वीं किया होगा, 10वीं किया होगा, उस वक्त उतना क्रेज नहीं था कि बच्चे ये नहीं चाहते थे कि 10वीं 12वीं के बाद 2-3 साल टाइम दे, 4 साल टाइम दे और सीधे पैसा कमाने लगे। अब की जो जनरेशन है वो अपने पैरों पर चलना चाहती है, वो चाहती है कि कुछ नया करे और ऐसे में नए नए कोर्सेज की तलाश है। बहुत सारे लोग हैं जो आज भी वही चाहते हैं, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, मास्टर्स, पीएचडी और इस तरह से उनका करियर चलता है। लेकिन चूंकि आप एक यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं और उसके लिए काम भी कर रहे हैं, तो किस तरह से आपको लगता है कि हिंदुस्तान में आज के दौर में बच्चों को आगे बढ़ने के लिए किस तरह के कोर्स की ज़रूरत है और आप अपनी यूनिवर्सिटी के तौर पे क्या कुछ कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं कि खास करके मधुबनी ज़िला में ये यूनिवर्सिटी है, आसपास में दरभंगा है, सुपौल है, सीतामढ़ी है, इन ज़िलों के बच्चे अगर आपके यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहेंगे किस तरह से वो पढ़ सकते हैं और क्या कुछ कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं? बहुत सही बात आपने कहा है कि शिक्षा इस तरह का होना चाहिए जो रोजगार उन्मुखी हो। बिल्कुल। आज के अगर 1 दशक 2 दशक पहले की बात किया जाए तो इससे पहले आदमी शिक्षा तो ले रहा है, ग्रेजुएट हो रहा है, पीजी हो रहा है, पीएचडी हो रहा है, उसके बावजूद जो है सो बेरोजगारी का स्तर जो है सो बढ़ते चला जा रहा है। ये हम लोग भी मानते हैं, शिक्षित होने के बाद कोई आदमी बेरोजगार कैसे हो सकता है। ये सरकार स्तर पर फेल्योर हो सकता है, लेकिन जो परंपरागत शिक्षा है उससे उठ के अगर बच्चे आगे नहीं बढ़ेंगे तो वो चीज़ नहीं मिल पाएगा जो चीज़ उसको चाहिए, क्योंकि रोज़गार आज के डेट में ज़रूरी है। आज के डेट में अगर कोई टेक्निकल एजुकेशन करके बच्चा जाता है तो वो बेरोज़गार ना के बराबर रहता है, लगभग बच्चों को रोज़गार मिल ही जाता है। अगर कहा जाए पढ़े लिखे फैमिली से जो बच्चे हैं वो तो पहले से वेल गाइडेड रहते हैं कि अगर किसी के फादर डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, तो उनको मालूम है कि किस प्लेटफॉर्म पर जाना है। वैसे परिवार के बच्चों को ज़्यादा दिक्कत होता है जिसका बैकग्राउंड उस फील्ड से नहीं है, टेक्निकल एजुकेशन से नहीं है, तो उसको पता नहीं रहता कि कैसे करना है, 12th के बाद हमको कहाँ एडमिशन लेना है, कौन से कोर्सेज में हम दाखिला लें जिससे कि हमारा अच्छा कैरियर बन सकता है, हम जल्दी से जल्दी जो है अपना रोजगार अर्जन कर सकते हैं। तो इस तरह के सारे चीज़ों को दूर करने के लिए ही एक चीज़ सबसे बड़ी चीज़ है कि जो लोकल के बच्चे हैं, हमारे ग्रामीण परिवेश के हैं, जो अच्छा बच्चा होता है पढ़ने में लेकिन सही गाइडेंस नहीं मिल पाता, वो बच्चा भटक जाता है कहीं ना कहीं, दूसरा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। तो उसके लिए आज के डेट में जो टेक्निकल एजुकेशन है, सारे कह सकते हैं कि जो बोर्ड एग्जाम आज से शुरू हुआ, सबसे पहली बात तो उस बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि अच्छा करे, क्योंकि 10th और 12th आपका एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से ढेर सारे रास्ते खुलते हैं। तो वो सारे बच्चे के लिए टेक्निकल एजुकेशन, हम ये कहना चाहेंगे एक यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय होने के नाते कि टेक्निकल एजुकेशन आपके साथ ऐसा है कि आप गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर सकते हैं। दूसरा, अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं भी होता है तो प्राइवेट सेक्टर में आपके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी खुला होता है कि आपके पास पता होता है कि आपको करना क्या है, वो सारी चीज़ उपलब्ध है। वो चीज़ आज जो बच्चे 10 साल पहले, 15 साल पहले कह सकते थे आउट ऑफ स्टेट जाके पढ़ रहा था, टेक्निकल एजुकेशन ले रहा था, वो आज हमारे ज़िला में है, हमारे स्टेट में है और बहुत ही किफ़ायती कह सकते हैं कि उसका स्ट्रक्चर जो बनाया गया, फीस स्ट्रक्चर जो बनाया गया है, सो कहीं ना कहीं परिवेश को देख के ही बनाया गया है कि बच्चे हमारे किस परिवेश से आ रहे हैं, कहाँ से ग्रामीण क्षेत्र से आ रहे हैं, और जो हम लोग इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट हैं एक बिहार के, तो उस हिसाब से फीस स्ट्रक्चर को भी डिज़ाइन किया गया है। अच्छा, एक चीज़ जो है मेरा आपके
यूनिवर्सिटी का मेरे पास पीडीएफ भी है। मैंने इसमें देखा कि बहुत सारे कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं आप, और ख़ास करके अगर मैं बात करूं, ये संदीप यूनिवर्सिटी का ही है। और यहाँ कोर्सेज मैंने देखा जैसे बीसीए है और एमसीए है, बीटेक है, एमटेक, अलग अलग डिपार्टमेंट में आप करवा रहे हैं। इन सारी चीज़ों में जो सबसे बड़ी बात होती है वो होती है फीस स्ट्रक्चर अगर बात करें। और आज भी हिंदुस्तान की जो परिस्थिति है आप तमाम लोग जानते हैं, खास करके हमारा जो इलाका है, गांव है, देहात है, लोगों की अर्निंग उतनी नहीं है। ऐसे में जो फी स्ट्रक्चर है वो किस हिसाब से मैनेजमेंट ने तैयार की है? क्या एक मिडिल क्लास फैमिली जो है वो यहाँ पढ़ाई कर सकता है आपकी यूनिवर्सिटी में? और एक सबसे बड़ी बात, खास करके वो जो हम लोगों ने सुना 4 लाख रुपए वाली बात है, जो गवर्नमेंट देती है फी के लिए, आप ले सकते हैं, गवर्नमेंट से लोन ले सकते हैं पढ़ने के लिए। क्या इन तमाम चीज़ों की व्यवस्थाएं आपके कॉलेज में है, आपकी यूनिवर्सिटी में है कि बच्चे इस तरह से इल्म हासिल कर सके, पढ़ाई कर सके? बहुत ही बेसिक चीज़ आपने बताया। आधे बच्चे या आधे गार्जियन तो इसी में छट जाते हैं कि टेक्निकल एजुकेशन महंगा होगा, ये हमारे पहुंच से ज़्यादा है, ये बड़े घर के परिवार के बच्चे इसमें पढ़ सकते हैं, हम नहीं दे सकते हैं। तो सबसे पहला चीज़ कि जो बिहार गवर्नमेंट है, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड 4 लाख रुपए देती है, एज ए लोन ही देती है, लेकिन फर्स्ट टाइम उसको तो पढ़ने में बहुत ही हेल्प होता है और उसके बाद उसको रिटर्न करना होता है, एक छोटे से इंटरेस्ट के बाद उसको अच्छा, रिटर्न ये करना क्या होता है ये जो 4 लाख रुपए? क्योंकि देखिए अभी भी आप बता करके चले जाएंगे और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे और बहुत सारे गार्जियन होंगे जो इस वीडियो को देखेंगे, उन्हें लगेगा यार 4 लाख रुपया लोन लेना है, कैसे इसको है ना खत्म करेंगे। तो इसके लिए गवर्नमेंट जो है, जैसे मान लेते हैं कि ठीक है 4 लाख रुपया मिल गया, बीटेक है, बीटेक के लिए हमें 4 साल देने हैं, है ना, 12th के बाद 4 साल देना है, 4 साल के लिए 4 लाख रुपया मिल गया हमें, हमने कर लिया बीटेक, ये 4 लाख रुपया फिर लौटाना कब रहता है? बेसिक चीज ये एक तरह से लोन तो है, लेकिन बैंकिंग सेक्टर को इसमें इन्वॉल्व सरकार ने नहीं किया है। सबसे बड़ा चीज पॉजिटिव पॉइंट ये है, जो बैंक की इन्वॉल्वमेंट कहीं नहीं है इस लोन में। डायरेक्ट जो डीआरसीसी जिला निबंधन कार्यालय है उनको बीच में रख के गवर्नमेंट डायरेक्ट जो ट्रांसफर है सो बच्चे के अकाउंट या यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस के अकाउंट में ट्रांसफर कर रही है। एक सिंपल इंटरेस्ट के रेट पे ये मिलता है। जब तक पढ़ाई का ड्यूरेशन है तब तक इंटरेस्ट रेट कुछ नहीं है, इसका जीरो है। पढ़ाई ड्यूरेशन के बाद जैसे वो जॉब में जाते हैं, उनका पढ़ाई खत्म होता है, तो 84 मंथ में इसको रिटर्न करना होता है। अच्छा। जिस हिसाब से आप उसको यूज करिएगा उस हिसाब से इसका ईएमआई बनेगा, ईएमआई के तहत आपको 84 महीना में इसको वापस करना है। जी। तो ये मतलब जैसे कोर्स कंप्लीट हुआ उसके जस्ट बाद करिए या कुछ वक्त के बाद भी कर सकते हैं? कोर्स कंप्लीट के होने के जस्ट बाद ही करना होता है। अगर बच्चा ड्यूरेशन ये रहता है कि कहीं अगर एजुकेशन और हायर एजुकेशन ले रहा है तो उसमें एफिडेविट लगा के डीआरसीसी में देगा कि हम यहाँ हायर एजुकेशन ले रहे हैं, अभी हमारी जॉब सिक्योर नहीं हुई है, तो कुछ टाइम ड्यूरेशन उसका बढ़ जाता है उसका कंडीशन। ये एक अच्छी चीज है कि मान लीजिए किसी ने मास्टर्स करना है तो मास्टर्स कर रहा है, बीटेक के बाद है ना एमटेक करना है, तो उसके पास ये ऑफर। ये तो पहले बैंक भी प्रोवाइड कराती थी ये फैसिलिटी, और ये गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करा रही है। सबसे इसमें अच्छी चीज ये है कि बैंक की इन्वॉल्वमेंट कहीं नहीं है, डायरेक्ट जो है सो डेबिट होता है यूनिवर्सिटी और कॉलेज के अकाउंट में। चलिए, एक चीज़ मुझे बताइए, जिस तरह की बात है, कोर्सेज तो आम है, लोगों को मालूम है कि बीसीए हो, एमसीए हो, तरह तरह के कोर्सेज हैं। इन कोर्सेज में अगर सबसे बात की जाए तो आपकी यूनिवर्सिटी में ऐसा क्या खास है कि बच्चे दूसरी यूनिवर्सिटी को छोड़ करके आपकी यूनिवर्सिटी की तरफ आना पसंद करें? सबसे पहली बात कि जो हमारे लोकल के बच्चे थे, जो हमारे समाज के बच्चे थे, यहाँ से 1000 किलोमीटर माइग्रेट करके अपने राज्य को छोड़ के दूसरे जगह जा रहे हैं। जो धरती कह सकते हैं कि सबसे पहला विश्वविद्यालय नालंदा तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय दिया, अब वहाँ भी पढ़ाई की व्यवस्था ऐसी चरमरा गई थी कि बच्चे यहाँ से माइग्रेट करके जा रहे थे। आज हमारे पास यूनिवर्सिटी है। पहला चीज़ पॉजिटिव ये है कि स्टेट से बाहर जाने से बच्चे बच सकते हैं यहाँ। अगर स्टेट से बाहर जाएंगे तो एक्सपेंसेस ज़्यादा होगा, यहाँ का एक्सपेंसेस कम होगा। दूसरा चीज़, जो हम लोग फी स्ट्रक्चर जो डिज़ाइन है हमारे यहाँ का, वो बहुत ही मिनिमम फी स्ट्रक्चर है। कंपेयर करिए दूसरी यूनिवर्सिटी तो उसकी अपेक्षा बहुत ही कम है। तीसरा ये चीज़ है कि जो बिहार सरकार का बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है उसको ध्यान में रख के हमारा फी स्ट्रक्चर बनाया गया कि मैक्सिमम फी जो है उसी से अवेयर हो जाता है। कुछ ही फी अगर बच्चों का अगर लॉजिंग फूडिंग अगर जोड़ा जाए तो कुछ फी उसको पे करना होता है, बाकी सारा ट्यूशन फीस उसमें मैनेज हो जाता है। तो मुख्यतः अगर बात की जाए कोर्सेज की, बहुत सारे कोर्सेज हैं आपकी यूनिवर्सिटी में, कौन से ऐसे कुछ कोर्स हैं जिस पर ज़्यादातर कहा सकता है कि बच्चे जो हैं जल्द से जल्द उसे फील कर रहे हैं और ज़्यादातर बच्चे उसमें एडमिशन कर रहे हैं? जी, अनमुनतः तो सारे कोर्सेज हमारे यहाँ जल्दी भर जाते हैं, लेकिन अगर हम बेसिकली कहा जाए तो पॉलिटेक्निक है, बीएससी एग्रीकल्चर है, और कंप्यूटर साइंस जो बीटेक का ब्रांच है कंप्यूटर साइंस, और आज के डेट में नया उसमें एआई एमएल ऐड हुआ है, वो भी हम लोगों के यहाँ उपलब्ध है। और कहा जा सकता है एमबीए, जो आज के डेट में बीटेक करने के बाद भी आदमी को ज़रूरत होता है कि वो जॉब करे, तो वो सब जल्दी फील हो जाता है यहाँ पे। अच्छा, ये जो डिप्लोमा कोर्स है ये बेसिकली 2 ऑप्शन है हमारे पास। एक तो होता है कि 10th के बाद कर लें,
एक है 12th के बाद कर लें, 10वीं वाले को और 12th वाले को लेटरल एंट्री मिल जाती है ना। तो 10वीं के बाद जो करते हैं और 12वीं के बाद करते हैं, इन दोनों में बेहतर कौन होता है आपके नज़र से अगर देखा जाए? 10वीं के बाद करने से बच्चों को ज़्यादा बेहतर है कि 10वीं के बाद अगर बच्चा करता है तो वो कह सकते हैं 3 साल में उसकी 12th की भी इक्विवेलेंट हो जाता है। वो 12th उसको करने की ज़रूरत नहीं है, इक्विवेलेंट हो जाएगा वो पॉलिटेक्निक उसका। जूनियर इंजीनियर की डिग्री मिल जाएगी उसको और जॉब अपॉर्चुनिटी उसके पास होगा। 12th करने के बाद लेटरल एंट्री तो मिलता है, लेकिन उसका 2 साल ऑलरेडी 12th में खत्म हो चुका है। 1 साल एक्स्ट्रा उसका लग जाता है। हाँ, 1 साल एक्स्ट्रा लग जाता है। तो 10वीं के बाद किया जा सकता है जी, 10वीं के अच्छा, बाद। एक चीज़ जो कि आप जानते हैं कि बिहार बोर्ड से हमारे यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, और अगर बात करें CBSE ICSE बोर्ड के कंपैरिजन में, तो बिहार बोर्ड के बच्चे जो होते हैं उनके मार्क्स के जो परसेंटेजेस होते हैं वो जनरली कम होते हैं। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ा है, परसेंटेजेस बढ़ने लगे, मार्किंग स्कीम बढ़े हैं। ऐसे में अगर किसी को डिप्लोमा में एडमिशन लेना है आपके यहाँ मान लेते हैं, तो क्या परसेंटेज है जो बच्चे को कम से कम आना चाहिए बेसिक, ताकि वो आपके यहाँ एडमिशन ले सके? वैसे तो सर आप जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं अच्छे खासे स्कोर कर रहे हैं, लेकिन हम लोग ने क्राइटेरिया जो गवर्नमेंट का है उससे थोड़ा ऊपर करके रखे हुए हैं। गवर्नमेंट का क्राइटेरिया तो बहुत ही कम नीचे है, लेकिन हम लोग 60% से बच्चे को ज़्यादा करके लेते हैं, क्योंकि 60% आने वाला बच्चा ये होता है कि थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम है उसका, जो भी चीज़ हम लोग जो पढ़ा रहे हैं। वैसे पॉलिटेक्निक हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है। नज़रिया ये है कि बच्चे का प्लेसमेंट हो, इसीलिए लैंग्वेज का वेरिएशन करके रखे हुए हैं कि जो हिंदी मीडियम में ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं मिल रहा है, लेकिन जो प्रेफरेंस कंपनियों की होती है वो इंग्लिश मीडियम से है। तो कम से कम जो 60% वाला बच्चा होता है वो अच्छा खासा बच्चा होता है, पढ़ने वाला बच्चा होता है। तो हम लोग क्राइटेरिया एक 60% का पैरामीटर बना कर रखें। दूसरा चीज़ क्या है कि किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से अगर बच्चा 10th पास आउट हो, ये नहीं है कि बिहार बोर्ड से हो या CBSE बोर्ड से हो या फोकनिया उर्दू बोर्ड से हो या संस्कृत बोर्ड से हो, तो वो सारे बोर्ड्स के बच्चे जो हैं किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से जो सरकार मान्यता दी हुई है उससे अगर वो बच्चा पास आउट है तो वो पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले सकता है वो। अच्छा, एक बात अभी आपने कही फौकानिया को लेकर के, खास करके ये उर्दू मीडियम का को लेकर के मदरसा बोर्ड्स की परीक्षा होती है। फौकानिया 10th के इक्विवेलेंट होता है, तो फौकानिया करके भी बच्चे चाहें तो डिप्लोमा में एडमिशन ले सकते हैं आपके यहाँ? जी सर, ले सकते हैं कि सिर्फ उसमें क्राइटेरिया ये है कि मान्यता प्राप्त किसी भी बोर्ड से वो बच्चा, वो तो मदरसा, अगर यहाँ ऑब्वियस सी बात है बिहार मदरसा बोर्ड से होगा तो वो तो वहाँ आराम से एडमिशन जी सर। अच्छा, तो ये एक अच्छी बात है। और ख़ास करके मुस्लिम माशरे के जो बच्चे हैं उन्हें चाहिए कि इस बात पे गौर व फिक्र करें कि आपके बच्चे अगर मदरसा बोर्ड से ही पढ़ाई किए हैं, अभी तक आपने अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा था, कॉलेजेस नहीं भेजे हैं, तो आपके पास ये बहुत अच्छा मौका है कि अगर आपने अपने बच्चे को जो है बस्तानिया फौकानिया अगर आपने करवा दिया है, मतलब आपका बच्चा 10th इक्विवेलेंट है, तो उसको लेकर के एक बहुत अच्छा कोर्स होता है डिप्लोमा, जिसमें आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं। उसमें भी बहुत सारे फील्ड हैं, आप इलेक्ट्रिक कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से कर सकते हैं, आप कंप्यूटर से कर सकते हैं, आप सिविल से कर सकते हैं, मैकेनिकल कर सकते हैं, और तरह तरह के स्कोप्स हैं। और वहाँ से अगर आप इस तरह के कोर्सेज करते हैं तो मुमकिन है कि आपके बच्चे को एक अच्छा जो है जॉब अपॉर्चुनिटी मिलता है। इसमें कोई शक नहीं है कि एक तरफ सरकारों की जो व्यवस्थाएं हैं जॉब को लेकर के वो भले कमज़ोर है, लेकिन आप अगर खुद से प्राइवेट से अगर आप अच्छे तरीके से क्वालिफाई होते हैं तो प्राइवेट, चूंकि ज़माना प्राइवेटाइजेशन का है तो आप तमाम लोग जानते हैं कि प्राइवेट जॉब है, तो इसके लिए आपको खुद आत्मनिर्भरता के साथ जो है कोर्सेज करने की ज़रूरत है। मुस्लिम माशरे को बच्चे को भी इस पर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है कि किस तरह से वो अपने बच्चों को, अगर उन्होंने अपने बच्चों को मदरसे से ही तालीम दिलवाया है तो वो बच्चे भी आराम से ऐसे सिजौल में जा करके, वहाँ संदीप यूनिवर्सिटी है, वहाँ जा करके बातचीत भी कर सकते हैं, वहाँ तमाम तरीके के ऑफर्स होते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो मुझे जानना है और वो मुझे लगता है कि पूरे बिहार वासियों का सवाल होता है, वो ये कि चूँकि हमारे यहाँ के बच्चे बिहार बोर्ड से पढ़ते हैं, मैं उन बच्चों को कम नहीं आंकता हूँ, क्योंकि यही बच्चे बाहर जा करके दुनिया में धमाल मचा रहे हैं। लेकिन एक बड़ी कहा सकता है कि सोची हुई बात है कि हमारे यहाँ के बच्चों का अंग्रेज़ी बहुत कमज़ोर होता है ना। लिटरेचर हिंदी पढ़ते हैं, स्कूल्स में देखा जाता है भले CBSE स्कूल है लेकिन पढ़ाया मैथिली में जाता है, मतलब ऐसा है जो चीज़ें हैं धरातल पर। ऐसे में अगर वहाँ के बच्चे आपके यहाँ जाते हैं तो क्या कुछ पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेकर के कुछ काम होता है, या फिर सीधे उन्हें कोर्स में बिठा दिया गया, लो भैया आप सुनो? नहीं, बहुत अच्छी सवाल बताए हैं आप। कहीं ना कहीं क्षेत्रवार लैंग्वेज का तो होता ही है, वहाँ पे हावी होता है। किसी भी स्कूल कॉलेज की बात किया जाए तो फर्स्ट डे जब हम लोग एडमिशन लेते हैं बच्चों का, तो उस दिन हम लोग CV बना के देते हैं। ये हमारे चेयरमैन सर का बहुत ही अच्छा प्रपोजल है कि आप हमें किस प्रकार के बच्चों को दिए हैं, ये आपका CV रहा। फर्स्ट डे हम लोग पकड़ा देते हैं कि बच्चे ऐसे हैं। हर दिन जो आपका सैटरडे है, हर वीक में सैटरडे को जो है PD का क्लासेस होता है, और ओवरऑल हर मंथ के बाद हम फिर उसका CV अपडेट करते हैं कि बच्चे में क्या ग्रोथ आया है। लैंग्वेज पर यही नहीं है कि सिर्फ हम लोग सर अंग्रेजी पे काम कर रहे हैं, जो हमारे फॉरेन लैंग्वेज है, फ्रेंच है, उस पर भी काम कर रहे हैं, जर्मन है, इस पर भी काम हो रहा है कि बच्चे का स्किल ऐसा डेवलप हो कि ये नहीं हो कि क्षेत्रवार कहीं पे जाके वो काम करे, वो
वर्ल्ड वाइड कहीं जाएगा तो वो काम कर सके, वैसे लैंग्वेजों में वो बात कर सके। लैंग्वेज का बैरियर एक ऐसा होता है कि कोई भी अगर आपके पास टेक्निकल नॉलेज है भी, अगर सामने वाले को आप नहीं समझा पा रहे हैं तो वो टेक्निकल नॉलेज बेकार हो जाता है, कोई मतलब नहीं होता। तो लैंग्वेज बहुत ही जरूरी होता है किसी भी टेक्निकल एजुकेशन के लिए। जब तक आपके पास लैंग्वेज नहीं है तो आप अपनी बातों को रख नहीं सकते हैं सामने वाले के पास कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे कह सकते हैं कि लगभग मोस्टली बच्चे जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं वो तो इंग्लिश से कहीं ना कहीं अवेयरनेस बहुत ही अच्छा होता है, उनका हाई लेवल का उनका स्पोकन होता है, लिटरेचर होता है। बेसिकली कह सकते हैं कि जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, ऐसा नहीं है कि बिहार बोर्ड के बच्चे के पास लिटरेचर कमजोर है या वो नहीं है, लेकिन मोस्टली बच्चे में ऐसा होता है क्योंकि वो हिंदी पर ज़्यादा फोकस करते हैं, हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं। तो उनके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अपने आप में स्किल डेवलप है कि पॉलिटेक्निक करने के बाद, डिप्लोमा करने के बाद या जो भी टेक्निकल एजुकेशन है तो अपने आप में स्मार्टनेस डेवलपमेंट साथ ही साथ एजुकेशन के साथ हो जाएगा। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आप तमाम लोगों के पास ये बहुत अच्छा सा कहा सकता ऑप्शन है। आप तमाम लोगों को चाहिए कि मधुबनी के सिजौल में, अच्छा एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो सिजौल जो जगह है वो मधुबनी से कितना दूर है? कुछ जी अच्छी चीज़ बताएं है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 22 किलोमीटर की दूरी पर है, अंदराठाड़ी ब्लॉक लगता है सर। क्या कुछ उसका रूट मैप सर बगल में रामपट्टी है। अगर जो हम झंझारपुर वाले रोड से जाते हैं मधुबनी से झंझारपुर, तो रामपट्टी से हमारे लिए रास्ता कटता है यूनिवर्सिटी के लिए। दूसरा भी जानकारी के लिए बताएं कि जो यूनिवर्सिटी का एक ऑफिस थाना मोड़ मधुबनी पर भी उपलब्ध है सर। चलिए, मतलब अगर कोई बच्चा चाहता है या कोई परिवार चाहता है कि इसके बारे में जानकारी ली जाए तो ये आप मधुबनी के ऑफिस में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। सर बिल्कुल। हाँ, तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अच्छा, एक चीज़ मैं लास्ट सवाल आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि अब मदरसे बोर्ड को लेकर के आपने एक बड़ी अच्छी बात कही थी फौकानिया वाली। तो जैसा कि आपने बताया कि ये 10th का फौकानिया जो हो गया वो 10th इक्विवेलेंट हो गया, तो 10वीं वाले जो है वो डिप्लोमा में एडमिशन ले सकते हैं। इसी तरह अगर बात करें, जैसे मौलवी है ना, मौलवी है, ये आपको लगभग कहा जा सकता है कि ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट हो जाता है, 12वीं के बराबर। अच्छा सॉरी, हाँ 12वीं के इक्विवेलेंट हो जाएगा, ग्रेजुएशन आलिम हो, हाँ 12वीं के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो ये जो 12वीं वाले हैं, क्या ये बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं आपके? उसमें सर कुछ क्राइटेरिया आईआईसीटीसी बना के रखी है यूजीसी नॉर्म्स में, जो है कि बच्चे बीटेक करने के लिए मैथ बैकग्राउंड होना चाहिए। अच्छा, तो उसमें अगर कोई सब्जेक्ट है, जब उन्होंने अगर इन्होंने मान लेते हैं मैथमेटिक्स लिया हुआ और इन्हें मैथमेटिक्स में 60 नंबर है भी, हाँ, तो वो इक्विवेलेंट हो जाता है, उस कंडीशन में इक्विवेलेंट हो जाता है कि जो उनके सब्जेक्ट से, हाँ सब्जेक्ट अगर वहाँ पे है होना चाहिए, तो वो सारे चीज, जैसे कि यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होनी चाहिए, पीसीएमबी ग्रुप होनी चाहिए बच्चों को बीटेक करने के लिए। लेकिन एक्सेप्ट जैसे कि हम लोग बीबीए की बात करते हैं, बीसीए की बात करते हैं, तो पहले यूजीसी का नॉर्म्स था कि बीसीए करने के लिए मैथ्स होना जरूरी था, तो उसने हटाया उस चीज को, सिर्फ इंग्लिश एक सब्जेक्ट हो और उसमें पास आउट होनी चाहिए, तो बीसीए वो कर सकता है, टेक्निकल एजुकेशन की शिक्षा ले सकता है। वैसे ही बीटेक में है कि अगर वो मैथ है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो बैकग्राउंड से है, अगर उसने मौलवी ही किया है, अगर वो सब्जेक्ट उसके पास है तो वो कर सकता है, बीटेक कर सकता है। एक आखिरी सवाल आपसे, मैं बार बार आखिरी ही कर रहा हूँ लेकिन ये भी एक आखिरी सवाल है, वो ये है कि एक कोर्स आजकल बिहार में, 2 कोर्स बहुत ज्यादा चर्चे में है, एक तो बीएससी एग्रीकल्चर जी, दूसरा एक कोर्स है बी लाइब्रेरी करके कुछ जी ना, लाइब्रेरी साइंस का कुछ लाइब्रेरी, क्योंकि बिहार में वैकेंसी आनी है लाइब्रेरी को लेकर के, ये पिछले 2-4 सालों से सुन रहा हूँ, हो सकता है कि अब आ जाए या आने वाले 2 सालों में आए, तो नौजवान जो हैं वो उस तरफ जा रहे हैं। क्या कुछ क्राइटेरिया है और किस तरह से ये कोर्सेज? बीएससी जी 12th के बाद होता है सर। 12th जो बायोलॉजी बैकग्राउंड से बच्चे हैं, या पीसीएबी हो या पीसीएमबी हो, जिसका मैथ बायो है वो भी ले सकता है, और बायोलॉजी है तो वो ले सकता है बच्चा। हमारे यहाँ 120 सीटें हैं और बहुत ही अच्छा है, प्लेसमेंट का स्तर भी बहुत ही अच्छा है, सारे चीज़ हैं। और ये लाइब्रेरी साइंस की बात बताएं तो बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस है, वो ग्रेजुएशन होने के बाद, किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएट हों उसके बाद उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, चाहे आप बीएससी हैं, बीकॉम। कितने दिन का कोर्स होता है? लाइब्रेरी साइंस बैचलर लाइब्रेरी जो है 1 ईयर का है कोर्स होता है, 2 सेमेस्टर होता है सर। चलिए ठीक है, तो ये पूरा कहा जा सकता है कि सिजौल में ये यूनिवर्सिटी है, इसको लेकर के आप तमाम चीज़ें देख सकते हैं। अच्छा, पीएचडी भी ऑफर करते हैं आप? जी सर। तो ये एक बड़ी चीज़ है। इसमें प्रोस्पेक्टस की कुछ तस्वीरें हैं हमारे पास, इसमें साफ साफ मैं देख पा रहा हूँ, और ये आप कोर्सेज देख सकते हैं, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, और तमाम बड़े बड़े जो कोर्सेज हैं जो आप दुनिया के कह सकता है हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में जा करके हासिल करते थे, वो अब आपको इसी ज़िले में मिल रहा है। तो ये कोई कहा सकता है छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप यहाँ पे कोर्सेज को देखेंगे, आप देख सकते हैं एमटेक जो है कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट से है, पावर सिस्टम है, थर्मल इंजीनियरिंग से है, बीटेक सिविल है हमारे पास, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, स्ट्रक्चर एमटेक के लिए स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग है, साथ ही साथ एमटेक है, और तमाम चीज़ें, खास करके पीएचडी। आप समझ सकते हैं कि एक यूनिवर्सिटी के लेवल को अगर आपको आंकना हो तो उसके कोर्सेज से आंक सकते हैं। तो अगर पीएचडी तक यहाँ पर कहा सकता है कि ऑफर किया जाता है तो ये बड़ी बात है। और इन तरह की यूनिवर्सिटी में जा करके, चूंकि आप अगर प्राइवेट से करना चाहते हैं, एक तो 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो आप सरकारी
से करेंगे, दूसरा ऑप्शन आपके पास प्राइवेट है। और अगर आप प्राइवेट कर रहे हैं तो उनमें सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो होता है कि डेस्टिनेशन कहाँ है, यूनिवर्सिटी कहाँ पर किस जगह स्थित है। और ये कॉलेज नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी है, खुद मुख्तार यूनिवर्सिटी है कहा सकता है। तो यहाँ से जाकर के आप तालीम हासिल कर सकते हैं। बाकी आपको चाहिए कि सबसे पहले तो आप यूनिवर्सिटी में एक बार जाके घूमिए, जा करके देखिए कि किस तरह की यूनिवर्सिटी है, क्या हॉस्टल है, क्या कैंपस है, किस तरह की सुविधाएं हैं, वहाँ के टीचर्स के बारे में पता कीजिए, प्रोफेसर्स के बारे में पता कीजिए। उसके बाद बहुत सारे वहाँ पर मेंबर्स मौजूद हैं, वहाँ जा करके आप चेक कर सकते हैं और इन तरह के तमाम कोर्सेज को जो है आप वहाँ से आप ले सकते हैं। यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड एक यूनिवर्सिटी है, ये हमने आपको बताया था। बी लाइब्रेरी जो बैचलर इन लाइब्रेरी आईएससी है, एम लाइव है, तो ये तमाम कोर्सेज जो है यहाँ पर अवेलेबल है। अच्छा, बीएड भी यहाँ से कर सकते हैं, है ना, बीएड डीएलएड दोनों ही ऑप्शन है। तो आजकल बिहार में शिक्षकों को लेकर के जो है बड़ी चर्चे में रहती है ये बात कि शिक्षक बनना है, तो आप यहाँ से जाकर के बीएड भी कर सकते हैं। और ये वही चीज़ है जो मैंने पहले इनसे जानने की कोशिश की थी कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का क्या कुछ ऑप्शन है। तो ये तमाम जो सुविधाएं हैं वो इस यूनिवर्सिटी में दी जा रही है। तो आप तमाम लोगों से बस इतना ही कहेंगे कि अगर आप मिथिला के क्षेत्र में हो और कहीं 10वीं 12वीं के बाद बाहर जा करके पढ़ना चाह रहे हैं या आपने सोच लिया है, तो एक बार ज़रूर फिर से सोचिए। मधुबनी ज़िले में आपके पास एक बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, वहाँ जाके देखिए क्या कुछ कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं, किस तरह की सुविधाएं हैं। अगर अच्छा लगे तो आप यहाँ से भी अपना जो है आगे का जो एजुकेशन है वो हासिल कर सकते हैं। और कहा जा सकता है कि आप कहीं और जाने से अच्छा है कि घर के पास रहिए, जब ज़रूरत हो घर जाइए, यूनिवर्सिटी जाइए और खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बाकी सर हैं, आप मधुबनी वासियों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? मधुबनी वासियों को सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। मधुबनी वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और एक गर्व का विषय है कि जो हमारे ज़िला में यूनिवर्सिटी है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। इससे पहले मधुबनी में कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, टेक्निकल की तो बात छोड़ा जाए। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि संदीप यूनिवर्सिटी बिहार का पहला टेक्निकल प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। और हमारे जो चेयरमैन सर हैं यहीं के हैं, मधुबनी के ही हैं, उनका नेटिव प्लेस है, उनका गांव सिजौल ही है। तो कह सकते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी, जो बच्चे बाहर नहीं जा सकते थे एजुकेशन के लिए, उनको घर में तो शिक्षा मिल रहा है। इसीलिए तो मधुबनी वासियों से ज़्यादा आग्रह होगा कि जो बच्चे कहीं बाहर जा रहे थे, किसी कारणवश नहीं छूट जा रहा था बच्चा, जो अच्छा टैलेंटेड बच्चा था, उसके लिए एक बार कैंपस ज़रूर विजिट करें। ये कैंपस आके देखिए कि आपका बच्चा अगर पढ़ने लायक है तो उसमें पढ़ाया जाए। चलिए, तो ये हमारे साथ जो है संदीप यूनिवर्सिटी के एक सर थे जिन्होंने तमाम बातें बताई है, वहाँ के ही मेंबर हैं। और आप तमाम लोगों को हमने तमाम जानकारी दे दी है। आपको चाहिए कि अब जब भी आप 12वीं का परीक्षा दे देते हैं, 10वीं की परीक्षा दे देते हैं, उससे पहले बच जाइए, परीक्षा दीजिए, आराम से इत्मीनान से परीक्षा दीजिए, 1-2 दिन एंजॉय कीजिए, 2-4 1 हफ्ता एंजॉय कीजिए। उसके बाद जाइए, जा करके एक बार कैंपस घूम आइए, देख आइए कि किस तरह की सुविधाएं हैं। फिर चाहे आपको 10 और यूनिवर्सिटी देखना हो, आप उसे भी देख आइए। फिर देखिए, तमाम चीज़ों को परखिए और परखने के बाद अगर आपको लगे कि आपके इलाके में जो एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी बनी हुई है, अगर आप वहाँ से एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, तो जा करके वहाँ के लोगों से मिलिए, बातचीत कीजिए, एडमिशन लीजिए, पढ़िए लिखिए और खुद मुख्तार बनिए, आगे जा करके काम कीजिए। किसी सरकार के भरोसे पे मत रहिए। प्राइवेट से अगर आप इल्म हासिल करते हैं तो सोचिए कि दुनिया प्राइवेटाइजेशन का है, लोग बाहर जा करके बहुत पैसा कमा रहे हैं, आपके पास भी ये मौका है। और अगर आप पैसे से मजबूत नहीं हैं तो बिहार सरकार का जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है उसका इस्तेमाल कीजिए, एक अच्छा ऑफर है और उसकी मदद से आप बेहतरीन तरीके से इल्म हासिल कर सकते हैं। आप तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम चाहेंगे कि इस वीडियो को ज़रूर आगे तक साझा कीजिए ताकि अन्य जो छात्र हैं जिन्हें इस चीज़ की ज़रूरत होगी वो इसे देख पाएंगे और आगे जा करके अपना करियर के लिए वो बेहतर ऑप्शन चयन कर पाएंगे।